हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ थायराइड ग्लैंड। सो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जितने भी ग्लैंड्स थे और उनके द्वारा सीक्रेट होने वाले जितने भी हार्मोन्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम थायराइड ग्लैंड और उसके द्वारा रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थायराइड ग्लैंड जो होती है बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड होती है जिसके अंदर दो लॉब्स होते हैं और एक बीच का जो पोर्शन होता है इस पर इस्थमस कहते हैं। इस्थमस के हेल्प से दोनों पोर्शन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अडल्ट के अंदर 20 to 40 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है, ये जो बटरफ्लाई शेप की जो ग्लैंड होती है ये नेक अपनी जो नेक होती है, नेक का जो बेस वाला पार्ट होता है वहां पे प्रेजेंट होती है। और कहाँ पे होती है? ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया के लोअर पार्ट के अंदर और अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया के अंदर, वहां पे फ्रंट के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, so जैसे thyroid is a butterfly shaped endocrine gland which is situated at the base of neck in front of lower part of trachea and upper part of trachea। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी अंदर स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो देखो इसके अंदर क्या होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर फॉलिकुलर छोटी छोटी बहुत सारी फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं और बाहर की साइड में क्या होती हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अगर फॉलिकुलर सेल्स की बात करते हैं, देखो अगर ये फॉलिकुलर सेल हैं और तो इनके अंदर बीच में फॉलिकुलर कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। ओके, सराउंडिंग में क्या होती है, ब्लड वेसल्स वगैरह निकल रही हैं। अगर मैं इतना सा पोर्शन कट करके अगर मैं इसको जूम करके देखना चाहूँ, ठीक है, तो मुझे ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि ये फॉलिकुलर सेल है और ये क्या होती है, यहाँ पे फॉलिकुलर कैविटी है। ओके, सो अगर मैं इस वाले पोर्शन को अगर अपन पढ़ने की कोशिश करें तो देखो जैसे कि अपन को पता है कि हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट आउट किया जाता है। वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है और उससे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करता है, सीक्रेट आउट करवाता है। ठीक है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और जो अपनी फॉलिकुलर सेल होती है उसके ऊपर आके अटैच्ड होता है जिसकी हेल्प से हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ही इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे CAMP पाथवे जो होता है वो एक्टिव होता है और हमारा यहाँ पे क्या होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब हमारे DNA से mRNA का फॉर्मेशन होता है। ये जो mRNA होता है इसे ट्रांसलेशन होगा जिस एंडोप्लाज्मिक एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस की हेल्प से यहाँ पे थायरोग्लोबुलिन जो होता है इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ये थायरोग्लोबुलिन जो होता है ये एक लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसके अंदर 140 एमिनो एसिड्स होते हैं टायरोसिन के। ओके, ये जो थायरोग्लोबुलिन बनता है इसको अंदर फॉलिकुलर कैविटी के अंदर क्या कर दिया, भेज दिया जाता है और यहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है थायरोग्लोबुलिन को। ओके, दूसरी साइड जो साइड में से निकलने वाली हमारी जो ब्लड वेसल थी, ब्लड वेसल के अंदर क्या होते हैं, जो हमारी डाइटरी इंटेक वगैरह से हम जो आयोडाइड लेते हैं तो वो क्या होते हैं, आयोडाइड की फॉर्म के अंदर हमारी वेसल्स के अंदर आते हैं, सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही अंदर हमें पता चलता है कि थायराइड हार्मोन वगैरह का लेवल कम है और थायराइड हार्मोन बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो आयोडाइड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये अंदर की तरफ जो हमारी फॉलिकुलर सेल है उसके अंदर जो है आते हैं। साथ साथ में जब एक आयोडाइड का मॉलिक्यूल आता है तो उसके साथ एक सोडियम का मॉलिक्यूल जो होता है वो भी अंदर एंटर करता है। किसकी हेल्प से? सोडियम आयोडाइड सिंपोर्ट पंप की हेल्प से अंदर ये एंटर करते हैं। ओके, अंदर आने के बाद में ये जो आयोडाइड है इसको थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से आयोडीन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आयोडाइड के पास ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो इस फॉर्म के अंदर थायरोग्लोबुलिन से जुड़ सके। ओके, सो इसको पहले थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से इसको आयोडीन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अगर बहुत से कंडीशंस में ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि सब कुछ नॉर्मल है फिर भी हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो वो थायराइड परऑक्सीडेज की वजह से भी हो सकता है। अगर थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी है तो आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा और आयोडाइड के पास कभी भी कैपेसिटी नहीं होती कि वो थायरोग्लोबुलिन के एमिनो एसिड से जुड़ पाए, तो वहां पे क्या होता है, फिर अपनी हार्मोन जो उनका प्रोडक्शन नहीं होता। ओके, अब जब हमारे पास आयोडीन बन गया, आयोडीन जो है उसको एक आयोडाइड क्लोराइड पंप होता है जिसका नाम होता है पेंड्रीन। पेंड्रीन की हेल्प से इस आयोडीन को अंदर फॉलिकुलर कैविटी के अंदर लेके जाया जाता है। ओके, और फॉलिकुलर कैविटी के अंदर क्या होता है, आयोडीनेशन होता है। ये आयोडीन का मॉलिक्यूल जो होता है ये हमारे थायरोग्लोबुलिन की एमिनो एसिड जो होता है टायरोसिन उससे अटैच होता है और हमारे हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को मैं कुछ स्टेप्स में एक्सप्लेन करूंगी। कुछ स्टेप्स दी हुई होते हैं, टोटल 6 स्टेप्स होती हैं। थायरोग्लोबुलिन का सिंथेसिस, जैसे हमने पढ़ लिया कि थायरोग्लोबुलिन का सिंथेसिस कैसे होता है।
फिर आयोडाइड ट्रैपिंग में हमने पढ़ ली कि आयोडाइड की ट्रैपिंग कैसे होती है, बाहर से अंदर की तरफ सोडियम आयोडाइड सिंपोर्ट पंप की हेल्प से। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, आयोडाइड जो था उसको आयोडीन में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज द ऑक्सीडेशन बाय द हेल्प ऑफ थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम। ओके, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू द फॉलिकुलर कैविटी, आयोडीन जो होता है उसको पेंड्रीन एक आयोडाइड क्लोराइड पंप होता है, उसकी हेल्प से उसको फॉलिकुलर कैविटी में इसका ट्रांसफर किया जाता है। ओके, उसके बाद में आते हैं आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, टायरोसिन का आयोडीनेशन होता है। आयोडीनेशन में क्या होता है, ये जो आयोडीन है ये क्या करता है, ये हमारा थायरोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं टायरोसिन, इसमें 140 अमीनो एसिड्स होते हैं टायरोसिन के, उनसे क्या होता है ये जुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। ओके, फिर आते हैं कपलिंग रिएक्शन। अब देखो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन जो हमारा 6th वाला पॉइंट है कपलिंग रिएक्शन, उसमें एक्चुअली होता क्या है। सो देखो मैंने बोला ये आयोडीन जो होता है इस पे 140, ये जो थायरोग्लोबिन मतलब इसमें 140 एमिनो एसिड प्रेजेंट होंगे इसके ऊपर, ठीक है, अलग अलग। तो जैसे ही एक आयोडीन का मोलिक्यूल जाके एक टायरोसिन से जुड़ता है तो MIT का फॉर्मेशन होता है, मोनो आयोडोटायरोसिन। ओके, मोनोआयोडोटायरोसिन बन जाते हैं। ये जो मोनोआयोडोटायरोसिन है जब एक और आयोडीन के मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो डाईआयोडोटायरोसिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डाईआयोडोटायरोसिन और मोनोआयोडोटायरोसिन दोनों मिलकर T3 का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। पर अगर ये प्रोसेस उल्टी हो जाए कि मोनोआयोडोटायरोसिन डाईआयोडोटायरोसिन से जाके जुड़ रहा है, देन वो रिवर्स T3 हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जब दो डाईआयोडोटायरोसिन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो T4 का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या होता है, ये हमारा ट्राईआयोडोथायरोक्सिन होता है। ये क्या होता है, हमारा थायरोक्सिन एंजाइम, थायरोक्सिन हार्मोन होता है। सो ये क्या करते हैं, ये T3 एंड T4 जो होते हैं ये हमारे थायराइड के हार्मोन्स होते हैं। ओके, कौन कौन से, ट्राईआयोडोथायरोनिन, T3 इज अ ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड T4 कौन सा होता है, हमारा T4 होता है थायरोक्सिन। ओके, और फिर हम आगे देखते हैं, ये मैंने यहीं पे वो चीज़ लिख रही है कि थायरोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो होता है इसके अंदर एक लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसके अंदर 140 एमिनो एसिड्स होते हैं टायरोसिन के। ओके, अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास T3 एंड T4 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब है ना एक थायराइड ग्लैंड जो एक ऐसी यूनिक ग्लैंड होती है जिसके पास क्या होता है, कैपेसिटी होती है कि अपने हार्मोन्स को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकती है, अबाउट 4 मंथ्स, 4 महीने तक। अगर कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी पैथोलॉजी कंडीशन की वजह से अगर थायराइड ग्लैंड अफेक्टेड हुई है और थायराइड ग्लैंड हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं कर रही, तो भी उस पेशेंट के अंदर कम से कम 3-4 महीने तक कोई भी सिम्टम्स उसके नहीं आते, क्योंकि स्टोरेज है इतना, और स्टोरेज से ही थायराइड हार्मोन यूज कर लेगी बॉडी, तो सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते। बट आफ्टर 3 to 4 मंथ्स उसके अंदर सिम्टम्स जो होते हैं प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। ओके, सो थायराइड ग्लैंड इज एन ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड दैट कैन स्टोर इट्स हार्मोन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अबाउट 4 मंथ्स, 4 महीने तक स्टोर करके रख सकती है। सो व्हेन द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन स्टॉप, जब थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी डू नॉट अपीयर फॉर अबाउट 4 मंथ्स, 4 महीने तक कोई भी साइन एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। फिर बात आती है पोटेंसी की, अगर बात करें तो T3 की पोटेंसी जो होती है वो 4 टाइम तक ज्यादा होती है T3 के कंपैरिजन में। अब पोटेंसी का मतलब क्या होता है, मतलब ज्यादा एक्टिव है या फिर स्मॉल अमाउंट भी जो है ट्रिगर कर सकती है, तो वो किसकी ज्यादा होती है, वो T3 की ज्यादा होती है। मतलब थोड़ी सी अमाउंट भी जो होती है वो ट्रिगर कर सकती है, एक्शन प्रोड्यूस करवा सकती है। बल्कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका ज्यादा है, वो T4 का ज्यादा होता है। मतलब इसकी तो थोड़ी अमाउंट भी बहुत ज्यादा मतलब अच्छा एक्शन प्रोड्यूस और जल्दी एक्शंस प्रोड्यूस कर सकती है, बल्कि इसकी जो होती है इसका ड्यूरेशन ज्यादा है, ये बहुत लंबे समय तक काम करती है। एक्चुअल में होता क्या है कि T3 जो होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन से इसकी जो एफिनिटी होती है वो कम होती है, लूजली बाइंड होती है उनसे, प्लाज्मा प्रोटीन से, इसलिए जल्दी से क्विकली रिलीज्ड भी हो जाती है। बल्कि T4 जो होता है वो अच्छी एफिनिटी से स्ट्रांगली बाइंड करता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, इसलिए इतनी जल्दी लूजली मतलब कि इतनी जल्दी वो उससे लूज नहीं होता, रिलीज नहीं होता क्विकली, और स्लोली रिलीज होता है, इसलिए लंबे समय तक वो काम करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। इसीलिए जब भी अपन ना थायराइड का लेवल चेक करवाते हैं तो ऑलमोस्ट T4 का लेवल चेक किया जाता है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर ज्यादा टाइम तक रहता है, उसका हाफ लाइफ भी ज्यादा होता है। दैट इज T3 एक्ट ऑन द टारगेट सेल इमीडिएटली, T3 जो होते हैं टारगेट सेल पे इमीडिएटली एक्ट करती है, एंड T4 जो होते हैं स्लोली एक्ट करती है। हाफ लाइफ की अगर बात करें तो T4 की हाफ लाइफ जो होती है वो अबाउट 7 डेज होती है, एंड T3 की हाफ लाइफ जो है 10 to 24 आवर्स की होती है, ठीक है। अगर प्लाज्मा लेवल की बात करती हूँ तो T3 का टोटल, T3 जो है वो 0.12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है, और T4 जो होता है वो 8 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, मतलब T4 का लेवल तो बहुत ज्यादा होता है,
जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उसका हाफ लाइफ बहुत ही क्या ज़्यादा होता है, डेज का होता है हाफ लाइफ, इसलिए उसका प्लाज्मा के अंदर लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, डाइटरी इंटेक ऑफ आयोडीन, आयोडीन का डाइटरी इंटेक जो होता है इन एक्सेस ऑफ 100 माइक्रोग्राम पर डे टू मेंटेन द थायराइड फंक्शन। अडल्ट के अंदर थायराइड फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए आयोडीन का इंटेक जो है अबाउट 100 माइक्रोग्राम पर डे से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी अपना थायराइड के फंक्शंस जो होते हैं वो मेंटेन रहते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड की अगर बात करते हैं सो कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड सबसे पहले हमारी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है उसको जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो फर्स्ट वन इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। नॉर्मल बेसल रेट जो भी है उससे अगर कम होगी 20 to 40% अगर हो जाती है देन वो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होती है, क्योंकि T3 T4 का लेवल जब भी कम होगा तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो हमारे लेस एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है और 20 to 40% तक हमारी BMR हो जाती है। और अगर T3 T4 का लेवल ज़्यादा होता है, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप हमारे ज़्यादा एक्टिव है हाइपर की कंडीशन के अंदर, तो BMR जो बहुत इंक्रीज हो जाती है, 60 to 100% तक चली जाती है बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारी। ओके, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो इसका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे एंड फैट मेटाबॉलिज्म पे होता है। सो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायराइड ग्लैंड जो है जैसे कि हमने पीछे भी देखा था ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह वो, सो ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करती है। ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज होता है वहाँ पे मैंने फर्स्ट भी मैंने सिंथेसिस में एक्सप्लेन किया था, देखो आपको कि जैसे ये हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, DNA से mRNA बना, तो ट्रांसक्रिप्शन बढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन बढ़ा, तो ये प्रोसेस जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी तभी तो उतना ज़्यादा T3 T4 बनेगा। सो वो वाली प्रोसेस है कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ये ट्रांसलेशन को भी इंक्रीज करती है, ट्रांसक्रिप्शन को भी इंक्रीज करती है, और उसके साथ साथ क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स को और उनकी एक्टिविटीज को दोनों को बढ़ाया जाता है ताकि ATP की रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल होती रहे बॉडी के अंदर। ओके, फिर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो होती है इसके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज होता है। ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है, देखो इसके अंदर ओवरऑल क्या होता है, हम ग्लूकोज का लेवल जो है ना, ग्लूकोज के लेवल को बॉडी के अंदर इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से, या तो क्या होता है ग्लूकोज का प्रोडक्शन ही कर दिया जाए, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो, या फिर ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कराएंगे तो ग्लाइकोजन जब ब्रेक डाउन होगी तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, देन भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, या फिर ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो उसका एब्जॉर्प्शन जो है उसको बॉडी के अंदर कम किया जाए पेरिफेरल टिश्यूज के द्वारा। तो पेरिफेरल टिश्यूज के द्वारा जब ग्लूकोज का अपटेक कम होगा देन वो ब्लड के अंदर उसका लेवल इंक्रीज होगा। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे भी इस तरह से एक्ट करती है। फिर उसके अलावा जो इसका एक्शन होता है वो फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर होता है। फैट मेटाबॉलिज्म में थायरोक्सिन क्या करती है, मोबिलाइज फैट फ्रॉम फैट, जो फैट डिपोज वगैरह होते हैं वहां से क्या होता है मोबिलाइज करती है, और फ्री फैटी एसिड्स जो होते हैं इनको ब्लड के अंदर इंक्रीज करती है। फ्री फैटी एसिड्स का लेवल जो है वो भी ब्लड में इंक्रीज होता है। उसके साथ साथ क्या करती है ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं प्लाज्मा के अंदर उनके लेवल को डिक्रीज करने का काम करती है फैट मेटाबॉलिज्म में। ओके, फिर फिफ्थ वन है विटामिन, हमारा विटामिन मेटाबॉलिज्म। विटामिन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि थायरोक्सिन जो होती है एंजाइम्स का फॉर्मेशन वगैरह करवाती है। ठीक है, कोई एंजाइम्स का फॉर्मेशन वगैरह इंक्रीज होता है, तो क्या करते हैं जब एंजाइम्स का फॉर्मेशन वगैरह इंक्रीज होगा देन जो है एंजाइम का फॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा तो विटामिन का अपटेक जो है इंटेस्टाइन के द्वारा वो भी क्या होता है इंक्रीज होता है। सो एंजाइम का अपटेक बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि हाइपर सिक्रेशन जब होता है ना थायरोक्सिन का, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है मतलब को एंजाइम का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और अगर को एंजाइम का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है मतलब इंटेस्टाइन के द्वारा अपटेक भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है विटामिन का, मतलब बॉडी के अंदर विटामिन की क्या जाती है डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, सो हाइपर सिक्रेशन की कंडीशन में विटामिन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। उसके अलावा जो बॉडी टेम्परेचर पे एक्शन होता है, बॉडी टेम्परेचर पे क्या एक्शन होता है कि हमारी जो जैसे हमने बोला ना कि मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्रीज होती है, BMR वगैरह बढ़ता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्रीज होती है तो BMR बढ़ता है, और बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो रही है, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो हीट का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। अब हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी तो बॉडी जो होती है, बॉडी अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए स्वेटिंग भी उतनी ही ज़्यादा करती है, तो एक्सेस में स्वेटिंग देखने को मिलती है, ग्रेट बॉडी हीट एंड एक्सेस स्वेटिंग इन हाइपरथायराइडिज्म। ओके, फिर हम बात करते हैं ग्रोथ के ऊपर। तो ग्रोथ जो होता है जनरली जो थायरोक्सिन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ में फिटल लाइफ के अंदर ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसके अलावा जो थायराइड की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो मेंटल रिटार्डेशन वाली जैसे कंडीशंस जो होते हैं वो भी देखने को मिलती है वहाँ पे। ठीक है, सो थायरोक्सिन इंक्रीज होता है तो बॉडी की ग्रोथ जो होती है वो भी बढ़ती है।
फिर आते हैं एक्शन ऑन बॉडी वेट। बॉडी वेट पे क्या एक्शन होते हैं, तो देखो हाइपर में हमने क्या बात करा, T3 T4 का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, बॉडी में जो भी आप खा रहे हो बहुत जल्दी बढ़ रहा है तो आपको भूख भी ज्यादा लगेगी, आप बहुत ज्यादा खाओगे, बहुत ज्यादा खाओगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे डायरिया होगा। अब एक्सेसिव अगर खाओगे तो डायरिया होगा, डायरिया होगा तो बॉडी वेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बढ़ा, मेटाबॉलिज्म बढ़ा तो आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, अब एक्सेसिव खाओगे तो आपको डायरिया हो जाएगा, डायरिया से बॉडी वेट कम होगा। ऐसा ना सोचें कि आप ज्यादा खा रहे हैं तो बॉडी वेट इंक्रीज होगा, नहीं, ज्यादा खाने से डायरिया होगा, डायरिया से बॉडी वेट डिक्रीज होगा। इस तरीके से इसको याद करना है, ठीक है। तो थायरोक्सिन जो होता है बहुत ही बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल होता है। थायरोक्सिन का लेवल जब ज्यादा होता है तो बॉडी वेट क्या होता है, कम होता है, और फैट स्टोरेज भी क्या होता है, कम होता है। और जब थायरोक्सिन का जो हार्मोन का सिक्रेशन जब कम हो जाता है तो बॉडी वेट इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है, फैट डिपोजिशन की वजह से, ठीक है, फैट डिपोजिशन की वजह से इंक्रीज होते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा ही अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया, बाकी बॉडी वेट डिक्रीज या इंक्रीज होना फैट स्टोरेज की वजह से होता है। हाइपर में फैट स्टोरेज नहीं हो पाता, और हाइपो जो है, हाइपोथायराइडिज्म है, उसके अंदर क्या होता है, फैट का स्टोरेज होता है, इसलिए वजह से बॉडी वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ओके। फिर 9th वन इज थायरोक्सिन एसिड इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है। स्लीप की अगर बात करते हैं तो T3 एंड T4 जो ज्यादा होंगे, तो ज्यादा होते हैं तो एक्सेसिव स्टिमुलेशन मिलता है मसल्स को और सीएनएस को, बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होंगे ये, और बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होंगे तो पर्सन क्या होता है, पर्सन स्लीपी फील करता है वो ही, बट वो उसको नींद नहीं आती, क्योंकि स्टिमुलेटरी इफेक्ट इतना ज्यादा होता है, इसकी वजह से वो टायर्ड रहता है और एग्जॉस्टेड फीलिंग करता है, ठीक है, फीलिंग लाइक स्लीपिंग बट ही कांट स्लीप, ओके। इसके अलावा T3 T4 का लेवल कम होता है, सोमनोलेंस होता है, सोमनोलेंस का मतलब एक्सेसिव स्लीपिंग एंड ड्राउजीनेस, बहुत ज्यादा स्लीपीनेस होता है पर्सन को। फिर बात आती है रेस्पायरेशन की, रेस्पायरेशन में ये फोर्स एंड रेट ऑफ रेस्पायरेशन को इंक्रीज करता है थायरोक्सिन। हार्ट की अगर बात करें तो हार्ट के जितने भी एक्शन होंगे सारों को अपन इंक्रीज करेंगे, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, वैसोडाइलेशन बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, बीपी इंक्रीज होगी। बीपी के अंदर एकदम थोड़ा सा याद रखना है कि सिस्टोलिक बीपी बढ़ती है और डायस्टोलिक बीपी कम होती है, ओके। एंड देन आर्टेरियल फिब्रिलेशन की कंडीशन जो है वो भी देखने को मिलती है। उसके अलावा लास्ट वन है सेक्सुअल फंक्शन। सेक्सुअल फंक्शंस के अंदर क्या है कि अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा, थायराइड का लेवल अगर कम रहता है तो मैन में क्या सिम्टम्स होंगे, फीमेल वुमन में क्या सिम्टम होंगे, तो मैन के अंदर क्या होता है, कंप्लीट लॉस ऑफ लिबिडो होता है, उसकी सेक्सुअल डिजायर्स वगैरह एकदम कंप्लीटली लॉस हो जाती है। और वुमन के अंदर मेनोरेजिया या फिर पॉलीमेनोरिया देखने को मिलेगा, मतलब बार बार मेंसेस या फिर बहुत ज्यादा मेंसेस देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से हाइपरथायराइडिज्म अगर होगा तो मैन के अंदर इंपॉर्टेंसी देखने को मिलेगी और वुमन के अंदर मेंसेस बहुत ही कम होंगे, एकदम बंद हो जाएंगे, एमेनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है, ओके। आई होप आपको समझ में आया हो ये थायराइड ग्लैंड। सो मैंने पहले थायराइड ग्लैंड की थोड़ा बेसिक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि थायराइड ग्लैंड का लेवल क्या होता है, थायराइड हार्मोन कैसे फॉर्म होता है, ओके, और थायराइड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अब आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम थायराइड की जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस होंगी, कोई जैसे डिजीज होंगी, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म वगैरह, थायरोटॉक्सिकोसिस, इन सबको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, ओके। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।